यमन के प्रेसिडेंट राशिद अल अलमी इसी पिटीशन को खारिज करके ये अनाउंस कर देते हैं कि मनीषा प्रिया को 1 महीने के अंदर फांसी दी जाए। मनीषा प्रिया एक क्लिनिक खोलती हैं, अल अमन मेडिकल क्लिनिक, और खुद ऑनर होने के बावजूद भी 33% शेयर लेती है। तलाल अब्दू मेहदी जब केरला में आते हैं तो टॉमी थॉमस और नमीशा प्रिया की एल्बम से एक फोटो निकाल के यमन में जाके उसका मिस यूज करते हैं। नमीशा प्रिया मेहदी को सेडेटिव का इंजेक्शन देती है और इंजेक्शन ओवरडोज होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या भारत सरकार नमीशा प्रिया को फांसी से बचा पाएगी? जय हिंद दोस्तों, देखिए आज समझते हैं भारत की रहने वाली नमीशा प्रिया जो यमन की जेल के अंदर कैद है, क्या भारत की सरकार इसको छुड़ा पाएगी वहां से? समझते हैं, आज एक एक चीज को समझते हैं। और ये जो नमीशा प्रिया, इसका जन्म होता है 1 जनवरी 1989 में इनका जन्म होता है कोलंगोड केरला में की जगह जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां पे इनका जन्म होता है। 2004 आते तक ये अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं अप टू 9th क्लास तक, और 10th क्लास में जब जाते हैं तो वहां पे ये फेल हो जाते हैं। और इनकी घर की स्थिति भी उतनी ठीक नहीं थी, और उसके बाद ये नर्सिंग का डिप्लोमा करते हैं। 2006 से लेकर 2007 तक ये डिप्लोमा करते हैं, और ये लोकल चर्च जो है उसकी हेल्प से ये अपनी डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। जब इनका नर्स का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और केरला में ये जॉब ढूंढते हैं, लेकिन इनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि एलिजिबल नहीं होती, ये 10th क्लास में रह जाते हैं, तो इसलिए इनको केरला में जॉब नहीं मिलती। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2008 में ये यमन के लिए चले जाते हैं, और यमन की जो कैपिटल साना, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये काम करते हैं, एज ए नर्स वहाँ पे काम करते हैं, और 3 साल तक वहाँ पे ये काम करते हैं। 2011 में ये यमन से वापस आते हैं केरला के लिए। अब जब ये 2011 में वापस आते हैं तो इनकी शादी होती है, टॉमी थॉमस से इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद नमीशा और इनके हस्बैंड टॉमी थॉमस ये वापस चले जाते हैं यमन के लिए, और यमन में नमीशा एज ए नर्स का काम करती थी, और इनके जो हस्बैंड थे वो एज ए इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे। और दिसंबर 2012 में इनकी एक बेटी होती है। इसी बीच में क्या होता है, जो नमीशा प्रिया और टॉमी थॉमस थे, इनका एक सपना था कि वहाँ पे क्लिनिक खोला जाए अपना, और यमन के लॉ के हिसाब से वहाँ पे अगर क्लिनिक खोलना होगा तो वहाँ का एक लोकल पार्टनर होना जरूरी है। वहाँ पे एक शॉपकीपर होते हैं जिसका नाम होता है तलाल अब्दू मेहदी, और उनको जाके ये अप्रोच करते हैं। जब अप्रोच करते हैं वो रेडी भी हो जाते हैं, और 2014 में जो नमीशा प्रिया होती है ये अपना क्लिनिक खोल देती है जिसका नाम होता है अल अमन मेडिकल क्लिनिक, और जिसमें 14 बेड्स होते हैं। जो क्लिनिक खोलते हैं इसकी पार्टनरशिप मेहदी के साथ होती है, और जो मेहदी होता है वो 67% शेयर लेता है, और ये जो ऑनर खुद ऑनर होते हैं ये 33% लेते हैं। इसी बीच में क्या होता है, 2014 वहाँ पे सिविल वार चलती है, और सिविल वार जब चलती है तो वहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं होती है, और इनकी जो फाइनेंशियल थी वो भी ठीक नहीं थी। तो जो इनके हस्बैंड थे टॉमी थॉमस और इनकी जो बेटी होती है वो केरला वापस आ जाते हैं, और नमीशा अपनी ही क्लिनिक में काम करके, और सब कुछ वहाँ पे बढ़िया चल रहा था। जो तलाल अब्दू मेहदी थे इनकी भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है इनके साथ। 2015 में जो तलाल अब्दू मेहदी और नमीशा प्रिया ये यमन से केरला आते हैं, और केरला इसलिए आते हैं, इनकी जो डॉटर होती है वहाँ पे इनका एक फेस्टिवल होता है जिसको बैप्टिज्म बोलते हैं, और ये जो बैप्टिज्म फेस्टिवल होता है तो ये दोनों इसको अटेंड करने के लिए केरला में आते हैं। फेस्टिवल अटेंड करने के बाद जो मेहदी और नमीशा थे ये वापस यमन के लिए चले जाते हैं, और उस वक्त इनके जो हस्बैंड थे वो भी जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाते सिविल वार की वजह से। भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पे जा नहीं सकता था, भारत सरकार ने बैन कर दिया था क्योंकि वहाँ पे सिविल वार चल रही थी। और इसी बीच में तलाल अब्दू मेहदी क्या करते हैं, जब ये केरला में आते हैं, टॉमी थॉमस और नमीशा प्रिया की जो वेडिंग की एक फाइल होती है वहाँ से एक कॉपी लेके चले जाते हैं। जब ये यमन में चले जाते हैं तो प्रिया का एडवांटेज लेने लगते हैं वहाँ, और जो इन्होंने क्लिनिक खोला था 67% इन्हीं का शेयर था, और उसमें क्या करने लगे, ये 33% जो ऑनर को मिलता था उसको भी नहीं देने लगे ये। और मेहदी वहां पे जाके क्या करते हैं, मैरिज के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और वहां पे ये प्रूफ करते हैं कि ये मेरी ही पत्नी है। उनके साथ फिर सेक्सुअल अब्यूज करना, फिजिकल रिलेशन बनाना, तो वहां पे बहुत दिक्कत आने लगी। तो इसमें प्रिया ने डिसाइड किया कि मैं केरला के लिए वापस आ जाऊं। उनका जो पासपोर्ट था वो पासपोर्ट भी रख लेते हैं, वो पासपोर्ट ही नहीं देते। और जो मेहदी था नमीशा को इतना टॉर्चर करने लगा, वो घर पे उनको बात भी करने नहीं देता था। जो मेहदी था वो नशे की हालत में इनके घर में आता था। और जुलाई 2017 में नमीशा डिसाइड करती इसको मैं इंजेक्शन दे के इसको बेहोश करके मैं अपना पासपोर्ट लेके भारत चली जाऊँ। जुलाई 2017 में जब तलाल अब्दू मेहदी इनके घर में आते नशे की हालत में, तो नमीशा क्या करती है, एक सेडेटिव का एक इंजेक्शन देती है, और जब इंजेक्शन देती है तो वो ओवरडोज हो जाता है। जब ओवरडोज हो जाता है तो उनकी मौत हो जाती है वहाँ। जब ओवरडोज हो जाता है तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो चलाती है वहाँ पे। जब वो चलाती है तो वहाँ की एक नर्स थी हनान, वो इनके पास आती है। जब इनके पास आती है तो वो क्या करते हैं, इस बॉडी का क्या करते हैं, काट के इसको वहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक था, वाटर का टैंक था, उसमें उसको डालते थे। वहाँ से ये भाग जाते हैं। जब वहाँ से ये भाग जाते हैं तो 25 जुलाई 2017 में यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर में ये पकड़े जाते हैं। यमनी कोर्ट के द्वारा 2018 में इनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। 2020 में
यमनी कोर्ट जो लोकल कोर्ट होता है और इनको फांसी की सजा सुना देता है और जो इनके साथ नर्स थी हनान उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद क्या होता है 2020 से लेकर 2023 तक मल्टीपल्स अपील्स फाइल की जाती है, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। जो यमनी का कोर्ट होता है वो इनको रिजेक्ट कर देता है और नवंबर 2023 में जो फाइनल अपील की जाती है सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल ऑफ यमन उसको भी रिजेक्ट कर देता है और इनकी जो फांसी होती है उसको बरकरार रखते हैं। 30 दिसंबर 2024 यमन के जो प्रेसिडेंट है राशिद अल अलमी वो मर्सी पिटीशन को खारिज करके ये अनाउंस कर देते हैं कि 1 मंथ के अंदर इनको फांसी दी जाए। और यमन में इंडिया का कोई भी डिप्लोमेट नहीं है और वहाँ पे फांसी रोकाने के लिए इस्लामिक के लीडर AP अबू बकर मुस्लियार वहाँ पे जाते हैं। और ये वहाँ पे क्यों जाते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें यमन को समझना पड़ेगा। जो यमन कंट्री है वहाँ पे 65% जो है सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, 35% शिया मुस्लिम, और जहाँ पे केस चल रहा है वो शिया के अंडर आता है। वहाँ पे हौदियों का कंट्रोल है और वहाँ पे आज तक शरिया लॉ चलता है। 12 जुलाई 2025 को जो रिलीजियस के लीडर रहते हैं AB अबू बकर मुस्लियार वो यमन में जाते हैं और वहाँ पे जाके शेख अब्दुल अज़ाज़ अल मुफ्ती के साथ मिलते हैं और जो मेहदी की फैमिली है उनके साथ मिलते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं ब्लड मनी लेने के लिए। 15 जुलाई 2025 को जो यमन की अथॉरिटीज़ हैं वो पोस्टपोन कर देती है जो फांसी होने वाली थी। 16 जुलाई 2025 को जो नमीशा को जो फांसी होनी थी उसको रद्द कर देते हैं। रद्द इसलिए करते हैं कि और ज़्यादा टाइम मिले नेगोशिएशन के लिए, ब्लड मनी जो है उसके लिए और टाइम मिले। अब ये ब्लड मनी क्या होता है, ब्लड मनी को समझते हैं। ये ब्लड मनी क्या होता है, यमन की जो कैपिटल है सना वहाँ पे शरिया लॉ चलता है। शरिया लॉ का मतलब है कि खून का बदला खून, अगर किसी ने मर्डर किया तो उसका भी मर्डर होना चाहिए। इस्लाम में इसका भी तोड़ है, अगर किसी ने मान के चलिए जानबूझ के हत्या होगी, हत्या नहीं करना चाहता लेकिन हो गई है तो इसका भी तोड़ है। को होली बुक कुरान में मिलेगा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 178 में मिलेगा। रिटालिएशन इन द केस ऑफ मर्डर, इसका तोड़ मिलेगा कि अगर मान के चले किसी से हत्या हो गई तो उनके जो गार्जियन है, उनका जो परिवार है, अगर वो मुंह मांगे कीमत अगर दे पाता है, जो कन्विक्टेड है की सजा माफ हो सकती है। अबू बकर मुस्लियार वहाँ पे जाते हैं, उसकी फैमिली के साथ उनको कन्विंस करते हैं कि आप ब्लड मनी लें। नमीशा को फांसी से बचाने के लिए मात्र एक ही ऑप्शन है, ब्लड मनी। अगर उनके घर वाले ब्लड मनी लेते हैं तो तब उनकी जान बच सकती है, अदरवाइज उनको कोई ही नहीं बचा सकता है। 2017 ब्लड मनी के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। सैमुअल जेरोम भास्कर एक यमन के बिजनेसमैन होते हैं जो NRA के सोशलिस्ट एक्टिविस्ट ग्रुप के मेंबर भी होते हैं। कमेटी बनाते हैं 2017 में जिसका नाम होता है सेव नमीशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। यहाँ पे ये पैसे ब्लड मनी के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं ताकि नमीशा को वहाँ से छुड़ाया जाए। 2024 के मिड में $40,000 मेहदी को फैमिली को दिए जाते हैं ताकि नेगोशिएशन स्टार्ट हो पाए। 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। जून 2024 में $20,000 देते हैं और दिसंबर 2024 में फिर से $20,000 देते हैं। लेकिन नमीशा के जो लॉयर हैं सुभाष चंद्रन, उनका ये मानना है कि ये जो पैसा है वो मेहदी की फैमिली को रिसीव नहीं हुआ अभी तक। नमीशा की जो फैमिली है वो 1 मिलियन देने के लिए रेडी है, लेकिन जो मेहदी की फैमिली है वो स्टिल रिफ्यूज़ कर रही है कि हमें कोई भी कम्पनसेशन नहीं चाहिए। अबू बकर मुस्लियार वहाँ पे गए हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उनको कन्विंस कर रहे हैं, अगर वो ब्लड मनी ले लेते हैं तो उनकी जान बच सकती है, अगर ब्लड मनी नहीं लेंगे तो उनकी जान को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे भारत की सरकार क्यों ना हो। और आपकी क्या राय है, भारत की सरकार उनको बचा पाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद गाइस।